दोस्तों, दागाज हैरी पॉटर में आप सबका स्वागत है। हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो आज की कहानी है प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान सीरीज के चैप्टर 1 आउल्स पोस्ट से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैरी पॉटर कई मायनों में बहुत ही असामान्य बच्चा था। एक बात तो ये थी कि उसे गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थी। दूसरी बात ये थी कि वह सचमुच अपना होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसे रात में सबसे छिपकर चोरी से अपना होमवर्क करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक जादूगर था। लगभग आधी रात का समय था। हैरी पेट के बल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सिर के ऊपर कंबल किसी टेंट की तरह पड़े थे। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और वो चमड़े के एक जैकेट वाली एक बड़ी सी पुस्तक वधिल्डर बैकशर्ट की जादू का इतिहास पढ़ रहा था, जो तकिए से टिकी थी। हैरी ने बाज के पंख वाली अपनी कलम को पेज पर घुमाया। वो पुस्तक में ऐसी लाइन ढूंढ रहा था जिसे उसे अपना निबंध लिखने में मदद मिले। निबंध का विषय था 14वीं सदी में जादूगरनियों को चलाना पूरी तरह अर्थहीन था। विवेचना कीजिए। उसकी कलम एक अच्छे दिखने वाले पैराग्राफ पर ठहर गई। हैरी ने अपने गोल चश्मे को नाक के ऊपर धकेला, अपनी टॉर्च को पुस्तक के पास ले गया और पढ़ने लगा। जादू न जानने वाले लोग, जिन्हें आमतौर पर मगल नाम से जाना जाता है, मध्य युग में जादू से बहुत डरते थे, परंतु उन्हें उसकी सही पहचान नहीं थी। वे असली जादूगर या जादूगरनी को कभी कभार ही पकड़ पाते थे, और जब ऐसा होता था तब भी उस पर जलाने का कोई असर नहीं होता था। जादूगर या जादूगरनी एक आसान आग रोधक मंत्र पढ़ देते थे और फिर दर्द से चीखने का नाटक करते थे, जबकि उन्हें सिर्फ हल्की की गुदगुदी होती थी। दरअसल वेल्डिलिन नामक जादूगरनी को तो जलाना इतना पसंद था कि उसे खुद को विभिन्न देशों में 47 बार पकड़ाया है। हैरी ने कलम अपने दांतों के बीच में रख ली। इसके बाद उसने तकिए के नीचे रखी दवा तर्जम पत्र को हाथ में बनाया। धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उसने दवात का ढक्कन खोला। उसमें अपनी कलम डुबाई और लिखना शुरू किया। वो थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर सुन लेता था, क्योंकि अगर डर्सली परिवार को किसी सदस्य ने बाथरूम जाते समय उसकी कलम की आवाज सुन ली तो उसकी खैर नहीं थी। उसे शायद पूरी छुट्टियां में सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में बंद कर दिया जाएगा। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले डर्सली परिवार के कारण ही हैरी को गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थी। वर्नन अंकल, पेटूनी आंटी और उनका बेटा डेडली हैरी के एक लौते जीवित रिश्तेदार थे। वे मगल थे और जादू के प्रति उनका नजरिया 14वीं सदी के लोगों जैसा ही था। हैरी के माता पिता जादूगर थे, लेकिन डर्सली परिवार में उनके नाम का जेठ तक नहीं होता था। पेटूनी आंटी और वर्नन अंकल को आशा था कि अगर उन्होंने हैरी को दबाकर रखा तो उसका जादू बाहर नहीं आ पाएगा। बहरहाल उनकी चाल कामयाब नहीं हुई, जिसे वे बहुत गुस्से में थे। अब उनके मन में यह दहशत थी कि किसी को अगर पता चलना जाए कि हैरी हॉगवर्ट्स में पढ़ता है तो खैर नहीं। अब डर्सी दंपति ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही कर सकते थे कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हैरी की जादू की किताबें, छड़ी, कराही तथा झाड़ू को ताले में बंद कर दे और उसे पड़ोसियों से बातें न करने दे। अपनी जादू की किताबों के ताले में बंद हो जाने से हैरी से बहुत परेशान था, क्योंकि हॉगवर्ट्स के टीचर्स ने छुट्टियों के लिए उसे ढेर सारा होमवर्क दिया था। हैरी के सबसे कम प्रिय टीचर प्रोफेसर स्नेप ने उसे एक बहुत मुश्किल निबंध दिया था, जो सिकोड़ने वाले काढ़े पर था। अगर हैरी ने स्नेप का होमवर्क पूरा नहीं किया तो उन्हें मजा आ जाएगा और हैरी को 1 महीने की सजा देने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए जब छुट्टियों के बाद पहले ही सप्ताह में हैरी को मौका मिला तो उसने उसका लाभ उठा लिया। उस वक्त वर्नन अंकल, पेटूनिया आंटी और डडली सामने वाले बगीचे में थे। वे वहां पर वर्नन अंकल को कंपनी से मिली कार देखने गए थे, जिसकी उन्होंने बहुत तेज आवाजों में तारीफ की ताकि पड़ोसी सुन ले और उसे देख ले। हैरी ने देर नहीं की। वो बगैर आवाज किए जल्दी से नीचे गया, सीढ़ियों के नीचे वाले अलमारी का ताला तोड़ा, उसमें से अपनी कुछ पुस्तकें निकाली और उन्हें अपने बेडरूम में छिपा लिया। जब तक कि
चादरों पर स्वाही का निशान ना पड़े तब तक डर्सली दंपति को ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो रात में जादू की पढ़ाई कर रहा है। हैरी उस समय अपने अंकल आंटी से कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि वे पहले ही उसे उखड़ चुके हैं। इसका कारण ये था कि स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उसके एक जादूगर मित्र ने उसे फोन किया था। रॉन वीजली हॉगवर्ट्स में हैरी के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। उसके परिवार में सभी जादूगर है। इसका मतलब ये था कि वो ऐसी बहुत सी चीजें जानता था जो हैरी को नहीं मालूम थी, लेकिन उसने इससे पहले कभी टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका फोन बर्नन अंकल ने उठाया। ये एक दिन की बात है, बर्नन डर्सली बोल रहा हो। संयोग से हैरी उस समय उसी कमरे में था। दूसरी तरफ से रॉन की आवाज आने सुनकर वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं हैरी पॉटर से बात करना चाहता हूँ। रॉन इतनी जमकर चिल्ला रहा था कि बर्नन अंकल उछल पड़े। रिसीवर को अपने कान से 1 फुट दूर रखकर वे उसे गुस्से और दहशत भरे भाव से घूरते रहे। फिर वे रिसीवर की तरफ मुंह करके दोहराए, कौन है? तुम कौन हो? रॉन वीजली। दूसरी तरफ से रॉन गरजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे वो और बर्नन अंकल फुटबॉल के मैदान के विपरीत छोरों से बात कर रहे हैं। मैं हैरी का स्कूल का दोस्त हूँ। बर्नन अंकल की छोटी आंखें हैरी को घूरने लगी, जो उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर उन्होंने गरजते हुए कहा, यहाँ कोई हैरी पॉटर नहीं रहता है। इस समय उन्होंने रिसीवर को एक हाथ पकड़कर दूर रखा, मानो उन्हें डर था कि इसे विस्फोट हो सकता है। मैं नहीं जानता कि तुम किस स्कूल का जिक्र कर रहे हो, और दोबारा कभी फोन मत करना। कभी मेरे घर परिवार के आसपास भी नजर मत आना। फिर उन्होंने रिसीवर को टेलीफोन पर इस तरह पटका जैसे वे किसी जहरीली मकड़ी को पटक रहे हो। उसके बाद जो फसाद हुआ वो बहुत भयानक था। अंकल बर्नन ने गरजते हुए और हैरी पर थूक की बौछार करते हुए कहा, अपने जैसे लोगों को ये नंबर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाहिर है रॉन समझ गया था कि उसके फोन की वजह से हैरी मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए उसने दोबारा फोन नहीं किया। हॉगवर्ट्स में हैरी की और एक अच्छी मित्र हरमाइनी ग्रेंजर ने भी उसे फोन नहीं किया। हैरी को लग रहा था कि रॉन ने हरमाइनी को फोन न करने की सलाह दी होगी। ये दुखद था क्योंकि हरमाइनी हैरी की क्लास की सबसे चतुर जादूगरनी थी। उसके माता पिता मगलू थे और वो अच्छी तरह जानती थी कि टेलीफोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता, और वो शायद इतनी समझदार थी कि वो ये कभी नहीं कहती कि वो हॉगवर्ट्स में पढ़ती है। इस तरह हैरी को 5 सप्ताह तक अपने जादूगर मित्रों की कोई खबर नहीं मिली। इस साल की गर्मी की छुट्टियां भी पिछले साल जितनी ही बुरी बीत रही थी। सिर्फ एक छोटा सा सुधार हुआ था। हैरी को इस बात की इजाजत मिल गई थी कि वो अपनी उल्लू हेडविग को रात में बाहर छोड़ दिया करे। बहरहाल इसके लिए उसे ये वादा करना पड़ा कि वो उसके माध्यम से अपने दोस्तों को खत नहीं भेजेगा। बर्नन अंकल ने ये इजाजत मजबूरी में दी थी, क्योंकि अगर हेडविग को 24 घंटे पिंजरे में बंद रखा जाता तो वो बहुत हड़कंप मचा देती। वेंडलिन नामक जादूगरनी के बारे में लिखने के बाद हैरी एक बार फिर ये सुनने के लिए रुका कि कोई जाग ना तो गया। अंधेरे घर की खामोशी में सिर्फ उसके मोटे मौसेरे भाई डडली के खर्राटों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। उसने सोचा बहुत रात हो गई होगी। हैरी की आंखें थकान के मारे जल रही थी। शायद वो इस निबंध को काल तक पूरा कर लेगा। उसने अपनी दावत का ढक्कन बंद किया और अपने बिस्तर के नीचे से तकिए का एक पुराना कवर निकाला। फिर उसने टॉर्च, जादू का इतिहास, अपना निबंध, कलम और दावात उस तकिए के कवर में भरे। इसके बाद वो बिस्तर से उतरा और सारा सामान बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रख दिए, एक उखड़े हुए बोर्ड के नीचे रख दिया। फिर वो उठकर खड़ा हुआ, हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखी चमकने वाली अलार्म घड़ी में समय देखा। रात के 1 बज चुके थे। हैरी के पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे पता भी नहीं चला कि वो पूरे 1 घंटे पहले 13 साल का हो गया था। हैरी के बारे में एक और असामान्य बात यह थी कि उसे अपने जन्मदिनों से बहुत कम उम्मीदें रहती थी। उसे जिंदगी में कभी कोई बर्थडे कार्ड नहीं मिला था। डर्सी दंपति 2 सालों से हैरी के जन्मदिन को पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे और उसके पास ये मानने का कोई कारण नहीं था कि वे इस जन्मदिन को याद रखेंगे।
हैरी अंधेरे कमरे में हेडविग के बड़े खाली पिंजरे के पास से होता हुआ खुली खिड़की के पास पहुंचा। वो उसकी चौखट पर झुका। उसे अपने चेहरे पर रात की ठंडी हवा महसूस हुई। कंबलों के भीतर काफी देर तक रहने के बाद उसे ये हवा बहुत अच्छी लग रही थी। हेडविग 2 रातों से गायब थी, लेकिन हैरी इस बात से परेशान नहीं था। वो पहले भी कई बार लंबे समय तक गायब हो चुकी थी। बहरहाल हैरी चाहता था कि हेडविग जल्दी से लौट आए। इस घर में वही तो थी जो उसे देखकर नाक सिकोड़ती नहीं थी। हैरी अपनी उम्र के हिसाब से अब भी थोड़ा छोटा और दुबला दिखता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो कुछ इंच लंबा हो गया था। बहरहाल उसके काले बाल अब भी पहले जैसे ही थे। उसकी यहाँ लाख कोशिशों के बाद भी वे हमेशा बिखरे रहते थे। मोटे चश्मे के नीचे उसकी आंख चमकदार हरी थी। इसके अलावा उसके माथे पर एक पतला सा निशान भी था, जिसका आकार बिजली चमकने वाली की तरह था। हैरी की तमाम असामान्य चीजों में ये निशान सबसे असाधारण बात थी। डर्सली दंपति 10 साल तक उसे ये झूठ बोलते आए थे कि उस कार दुर्घटना में बना था जिससे उसके माता पिता की मौत हुई थी, जबकि सच्चाई तो ये थी कि लिली और जेम्स पॉटर की मौत कार दुर्घटना में नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। इस सदी के सबसे भयानक शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के उन्हें मारा रहा। उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन हैरी बच निकला। वोल्डेमॉर्ट के शाप से उसके माथे पर सिर्फ एक निशान बना और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट के शाप ने पलटकर उसी पर हमला कर दिया। वोल्डेमॉर्ट को जान के लाले पड़ गए और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। हॉगवर्ट्स में हैरी की उससे फिर मुठभेड़ हुई। अंधेरी खिड़की के पास खड़े खड़े जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट से अपनी आखिरी मुठभेड़ याद की, तो उसको ये मानना पड़ा कि अपने 13वें जन्मदिन तक पहुंचना उसकी खुशकिस्मती थी। हेडविग को तलाशने की कोशिश करते हुए उसने तारों भरे आसमान में गौर से देखा। शायद वो अपनी चोंच में कोई मरा हुआ चूहा लटकाती हुई उसके पास आ जाए और शाबाशी की उम्मीद करे। वो छतों के ऊपर के आसमान को यूं ही देख रहा था कि तभी उसे एक बहुत अजीब चीज दिखी। उसे स्थिति को समझने में थोड़ा वक्त लगा। चांदनी में हैरी को एक बड़ा और अजीब सा जीव दिखा जो हर पल बड़ा होता जा रहा था और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। हैरी एकदम चुपचाप खड़े खड़े उसे नीचे और नीचे आते देखता रहा। एक पल के लिए वो झिझका। उसने अपने हाथ खिड़की के हैंडल की तरफ बढ़ाए। वो इसे बंद करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी वो विचित्र जीप प्रिवी ड्राइव की स्ट्रीट लाइट के ऊपर पहुंचा, जिसकी रोशनी में हैरी को पूरी बात समझ में आ गई। वो तत्काल एक तरफ हो गया। खिड़की में से 3 उल्लू अंदर आए। उनमें से 2 उल्लू ने तीसरे को पकड़ रखा था, जो बेहोश लग रहा था। वे हल्की सी धम की आवाज के साथ हैरी के बिस्तर पर उतरे। बीच वाला बड़ा और भूरा उल्लू स्थिर पड़ा रहा। उसके पैर में एक बड़ा पार्सल बंधा हुआ था। हैरी ने बेहोश उल्लू को तुरंत ही पहचान लिया। उसका नाम एरल था और वो विज़ली परिवार का था। हैरी तत्काल बिस्तर की तरफ भागा। उसने एरल के पैर से बंधी रस्सियों खोलकर पार्सल को अलग किया और एरल को हेडविग के पिंजरे की तरफ ले गया। एरल ने धीरे से आंख खोलकर धन्यवाद की और धीमी सी आवाज निकाली और पानी पीने लगा। हैरी बाकी बचे उल्लुओं की तरफ मुड़ा। उनमें से एक उसकी अपनी हेडविग थी, जो बड़ी और सफेद रंग की थी। वो भी एक पार्सल लाई थी और बहुत खुश दिख रही थी। हैरी ने जब उसका पार्सल खुला तो उसने हैरी को अपनी चोट से प्रेम से कतोरा और फिर वो कमरे में उड़ती हुई एरल के पास जाकर बैठ गई। हैरी तीसरे उल्लू को नहीं पहचान पाया, जो सुंदर और छोटा था। बहरहाल वो तुरंत समझ गया कि ये कहाँ से आया होगा, क्योंकि तीसरे पार्सल के हाथ में हॉगवर्ट्स की मोहर वाला खत भी था। जब हैरी ने उल्लू का पार्सल निकालकर उसे मुक्त किया तो उसने महत्वपूर्ण देखते हुए अपने पंख फड़फड़ाकर और खिड़की से बाहर चली गई। हैरी अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने झपट कर एरल वाले पार्सल को उठाया और उस पर लिपटे भूरे कागज को फाड़ा। अंदर सुनहरे वर्ग में एक तोहफा लिपटा था और उसे मिलने वाला पहला बर्थडे कार्ड भी था। कांपती उंगलियों से उसने लिफाफा खोला, जिसमें 2 कागज बाहर निकले, एक पत्र और एक अखबार की कटिंग। ये साफ था कि कटिंग जादूगरों का अखबार दैनिक जादूगर की थी, क्योंकि श्वेतस्वाम तस्वीरें में लोग हिल रहे थे। हैरी ने कटिंग उठाई और उसकी तरह खोलकर उसे पढ़ा।
जादू मंत्रालय के कर्मचारी वे बड़ा पुरस्कार जीता। जादू मंत्रालय के मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर विजली ने दैनिक जादूगर का वार्षिक ग्रैंड प्राइज गैलियन ड्रॉ जीता है। खुशी से झूम रहे मिस्टर विजली के दैनिक जादूगर को बताया, हम इस पैसे से इजिप्ट में गर्मी की छुट्टियां मनाने जाएंगे, जहां हमारा सबसे बड़ा बेटा बिल जादूगर के बैंक में है। बिजली परिवार इजिप्ट में 1 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि इस परिवार के 5 बच्चे हॉगवर्ट्स में पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल के नए सत्र की शुरुआत के लिए सितंबर तक वहां पहुंचाना है। हिलती तस्वीरों को देखकर हैरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि विजली परिवार के सभी सदस्य एक बड़े पिरामिड के सामने खड़े होकर उसकी तरफ जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। तस्वीरों में मोटी और नाटी मिसेस विजली के साथ गंजे हो रहे लंबे मिस्टर विजली खड़े थे। उनके साथ उनके 6 बेटे और 1 बेटी भी थी। हालांकि श्वेतवन तस्वीर में ये नजर नहीं आ रहा था, परंतु उन सब के बाल बहुत लाल थे। तस्वीर में एकदम बीच में रॉन खड़ा था। उसका पालतू चूहा स्कॉबर्स उसके कंधे पर था और रॉन की बाह अपनी छोटी बहन जीनी की कमर में लिपटी थी। हैरी को लग रहा था कि बिजली परिवार को इतना बड़ा इनाम मिलना ही चाहिए था, क्योंकि वे लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद बहुत गरीब थे। फिर उसने रॉन का खत उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। डियर हैरी, हैप्पी बर्थडे। देखो, मुझे उस फोन वाली घटना के लिए बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि मुगलों ने तुम्हें ज्यादा तंग नहीं किया होगा। मैंने डैडी से पूछा था और उनका अंदाजा ये है कि मैं शायद थोड़ा ज्यादा चिल्लाकर बात किया, इसीलिए। इजिप्ट का मौसम बहुत अच्छा है। विल हमें पिरामिडों में घुमाने ले गया और तुम यकीन नहीं कर सकते कि प्राचीन इजिप्ट के जादूगरों ने उन पर कितने सारे मंत्रों का इस्तेमाल किया है। जब डैडी ने दैनिक जादूगर का इनाम जीता तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। 700 गेलियन! ज्यादातर पैसे तो इन छुट्टियों पर ही खर्च हो गए, लेकिन मम्मी डैडी मेरे लिए नई जादुई छड़ी खरीदने वाले हैं। हैरी को वो घटना बहुत अच्छी तरह याद है जब रॉन की पुरानी छड़ी टूट गई थी। ये तब हुआ था जब वे कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स जा रहे थे और उनकी कार स्कूल के मैदान में लगे लड़ाकू पेड़ से टकरा गई थी। हम सत्र शुरू होने तक लगभग 1 सप्ताह पहले लौटेंगे। इसके बाद मेरी जादुई छड़ी और हमारी नई पुस्तकें लेने के लिए हम लोग लंदन जाएंगे। क्या तुम्हारे वहाँ मिलने की कोई संभावना है? मगल की बातों से निराश मत होना। लंदन आने की कोशिश करना। रॉन। एंड अगेन, पर्सी हेड बॉय बन गया है। उसे पिछले हफ्ते ये सूचना मिली थी। हैरी ने तस्वीर को एक बार फिर देखा। हॉगवर्ट्स में 7वें और अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले पर्सी बहुत खुश दिख रहा था। उसने अपने हेड बॉय का बेज अपने टोप पर लगा रखा था, जो उसके बालों पर खुशनुमा ढंग से रखा था। सींग के घेरे वाला उसका चश्मा इजिप्ट की धूप में चमक रहा था। हैरी अब तोहफे की तरफ मुड़ा और उसने खोलने लगा। अंदर उसे एक ऐसी चीज दिखी जो कांच के छोटे लड्डू की तरह दिख रहे थे। इसके नीचे रॉन की और एक चिट्ठी थी। हैरी, इसे मुखबिर यंत्र कहते हैं। अगर आसपास कोई अविश्वसनीय व्यक्ति हो जो कोई गलत काम कर रहा हो तो ये चमकने और घूमने लगेगा। बिल कहता है कि ये बेकार है और इसे सिर्फ जादूगर पर्यटकों से पैसे लेने के लिए बेचा जा करते हैं। वो कहता है कि इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछली रात को डिनर के वक्त ये पूरे समय चमकता रहा और शोर मचाता रहा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फ्रेड और जॉर्ज ने उसके सूप में पेटल्स डाल दिए थे। बाय बाय रॉन। हैरी ने मुखबिर यंत्र को अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दिया। वो यंत्र बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और घड़ी की सुइयों का प्रतिबिंब दिखाता रहा। कुछ सेकंड तक इसकी तरफ खुशी खुशी देखने के बाद हैरी ने वो पार्सल उठाया जो हेडविग लाई थी। इसके अंदर भी तोहफा, बर्थडे कार्ड और एक पत्र था। ये पार्सल हरमाइनी ने भेजा था। डियर हैरी, रॉन ने मुझे पत्र लिखकर बताया था कि तुम्हारे वर्नन अंकल ने उससे फोन पर किस तरह बात की थी। मैं आशा करती हूँ वो तुम सही सलामत होगे। मैं इस वक्त फ्रांस में छुट्टियां मना रही हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा तोहफा कैसे भेजूंगी। मुझे डर था कि कहीं कस्टम वाले तो इसे नहीं खोलेंगे, लेकिन तभी हेडविग आ गई। मुझे लगता था वो चाहती थी कि तुम्हें इस बार तो जन्मदिन का कोई तोहफा मिलना ही चाहिए। मैंने उल्लू के माध्यम से
ऑनलाइन ऑर्डर देकर तुम्हारा तोहफा खरीदा है। मैंने दैनिक जादूगर में इसका विज्ञापन देखा था। मैं यहाँ भी वो अखबार ले आई हूँ। जादूगरी की दुनिया की नवीनतम जानकारी रखना अच्छी बात है ना? क्या तुमने एक सप्ताह पहले इसमें रॉन और उसके परिवार की तस्वीर देखी थी? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह बहुत कुछ सीख रहा होगा। मुझे उससे सचमुच ईर्ष्या होती है क्योंकि प्राचीन इजिप्ट के जादूगर बहुत बढ़िया थे। यहाँ पर भी मुझे जादूगरों का रोचक इतिहास मिला है। यहाँ सीखी गई बातों को शामिल करने के लिए मुझे जादू का इतिहास का पूरा निबंध दोबारा लिखना पड़ा। मुझे आशा है कि ये ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि प्रोफेसर विंस ने निबंध में जितने चरणपद लिखने को कहे थे उसे 2 चरणपद ज्यादा हो गए हैं। रॉन कह रहा था कि वो छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में लंदन जाएगा। क्या तुम उस समय वहाँ आ सकते हो? क्या तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें आने देंगे? काश तुम आ सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हम 1 सितंबर को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर मिलेंगे। विथ लव, हरमाइनी। और हाँ, रॉन ने बताया कि पर्सी हेड बॉय बन गया है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पर्सी तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा, लेकिन रॉन इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ होगा। हैरी ने हंसते हुए हरमाइनी का खत एक तरफ रखा और उसका तोहफा उठाया। ये बहुत भारी था। वो हरमाइनी को जानता था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसने जरूर कोई किताब भेजी होगी जिसमें बहुत से मुश्किल मंत्र होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब उसने कागज पढ़ा तो उसका दिल उछल पड़ा क्योंकि अंदर काले चमड़े के एक चिकने केस पर ये सफेद शब्द लिखे थे, उड़ने वाले जादू झाड़ू की सर्विसिंग की। वाह हरमाइनी, हैरी फुसफुसाया और कीट को देखने के लिए केस को खोला। उसमें फ्लीटवुड हाई फिनिश में हैंडल पॉलिश का एक डिब्बा था। इसके अलावा झाड़ू की पूंछ की सीकों को तराशने के लिए चांदी की चमकदार कैंची थी और लंबी यात्रा के लिए झाड़ू पर लगाने वाले पीतल का दिशा सूचक यंत्र था। साथ में अपने झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करे इसकी मार्गदर्शक पुस्तिका भी थी। हैरी को हॉगवर्ट्स के अपने दोस्तों की याद आए तो उसे क्विडिच की भी बहुत याद आती थी। क्विडिच जादू की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था जो बहुत बेहद खतरनाक और बहुत रोमांचक था तथा जादू झाड़ुओं पर उड़कर खेला जाता था। हैरी बेहतरीन क्विडिच खिलाड़ी था। वो पिछले 100 सालों में हॉगवर्ट्स को किसी भी हाउस टीम में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। अपने निम्बस 2000 झाड़ू को हैरी अपनी सबसे बहुमूल्य चीजों में से एक मानता था। हैरी ने चमड़े के केस को एक तरफ रख दिया और आखिरी पार्सल को उठाया। भूरे कागज पर घसीटा छाप लिखाई देकर वो तत्काल समझ गया था इसे हैग्रिड ने भेजा था, जो हॉगवर्ट्स का गेम कीपर था। जब उसने कागज की ऊपरी परत फाड़ी तो उसे अंदर किसी चमड़े जैसी हरी चीज की झलक दिखी। बहरहाल इसके पहले कि वो उसे पूरी तरह खोल पाता, पार्सन ने उसे एक अजीब सा झटका दिया। उसके अंदर जो भी चीज थी ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दांत किट किट कर रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। हालांकि अब तक की कहानी से आप लोगों के लिए मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है, हैरी ने गर्मियों की छुट्टी किसके साथ बिताया? रॉन और हरमाइनी ने हैरी को बर्थडे गिफ्ट में क्या भेजा था? और तीसरा उल्लू किसका गिफ्ट लेके आया? अगर जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द गाज हैरी पॉटर।